तो जो आपके पिज्जा का रेसिपी है वो आपके पेटेंट है, डिफरेंट है। किसी चीज को अगर करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करना होता है। लोगों ने बहुत सारा इनोवेशन किया। हर कोई ना स्ट्रीट फूड में प्रेफर करता है मोमोज को, तो उसमें मेयोनीज मिलती है, तो उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मेयोनीज के बिना तो कोई भी मोमोज प्रेफर ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको यहीं पे गूंद के आटा और मैदा दे दूं और उसको हल्का स्टीम करो, आप नहीं खा पाओगे। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, या तो कोई चीज ऐसी बेक होके आ रही हो, कुछ उसका न्यूट्रिशन कुछ उसके अंदर ऐसे हो कि आपको जैसे वेजिटेबल्स मिल रही हैं। जैसा कि आपने कहा मोमोज जहर है, तो पिज्जा कैसे मतलब अमृत है या फिर थोड़ा हेल्दी है? क्योंकि पिज्जा की बहुत बड़ी मार्केट बहुत यूएस बड़ी है मार्केट है। और उसके बाद आने वाले टाइम में इंडिया बनने वाली है। तो मैं कहूँ कि आप एक वो लकी चार्म हो जिसका पहला ही स्टार्टअप सक्सेस हो गया। जब फिरंगी आके अपने देश में धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल कर हम रहे हैं। फिरंगियों के देश में जाएंगे, अपना झंडा लहराएंगे और अपना धंधा बनाएंगे। आपको अनुपम जी ने कहा कि आपकी बातें जलेबी की तरह गोल गोल है। और जब बंदा बोल रहा है कि तुम घुमा फिरा के बातें, यार हम दिल से साफ बता रहे, तुम समझने की कोशिश तो करो। दीपेंद्र गोयल कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थे आपके डील करने के लिए। जोमेटो शुरू करने से पहले अगर मैं उनसे मिलता या चीज़ें होती तो ऑब्वियसली बात है करते। अमन की खुद की कंपनी में उसका शेयर 50% से भी कम है। परसेंटेज डिसाइड नहीं करती, आपने ब्रांड को कितने टाइम में उसको खड़ा किया। आपके अकॉर्डिंग शार्क टैंक में सबसे बेस्ट शार्क कौन है? अनुपम मित्तल बोल सकता हूँ बेस्ट। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Gayatri. So today we have a very special guest with us. Guess who? वो है आज हमारे साथ जिन्होंने हरियाणा की शान बहुत ऊंची की है। पिज़्ज़ा का टेस्ट जिन्होंने गोहाना के लोगों को सबसे पहले पिज़्ज़ा का टेस्ट कराया। तो प्लीज़ वेलकम संदीप जांगड़ा। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर आपने मुझे इनवाइट किया, आपके शो में आने का मुझे मौका मिला। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। सर आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल की जो जर्नी रही है, पिज़्ज़ा का टेस्ट आपने गोहाना के लोगों को सबसे पहली बार कराया। आज तक उन्होंने सिर्फ जलेबियों का टेस्ट किया था, उसके बाद सबसे पहले आप पर्सन हो जिन्होंने स्पेशल पिज़्ज़ा उनको खिलाया। आप इस जर्नी का कैसे आपको आइडिया आया और ये जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की, ये हमारे क्लाइंट्स को, हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। जैसे आपने शुरुआत की ना कि पिज़्ज़ा को टेस्ट देना, पिज़्ज़ा का टेस्ट जो गोहाना को दिया, हाँ। तो सच में मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने एक ऐसे शुरुआत की और जो फर्स्ट टाइम की शुरुआत थी, राइट। और वो गोहाना से स्टार्ट की और बहुत अच्छा, और हर गोहाना के हर लोगों को दिया, क्योंकि गोहाना को लोग सिर्फ और सिर्फ जलेबी के लिए जानते थे। बिल्कुल। और रिसेंटली आपने इंसिडेंट भी देखोगे, राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री तक लगा दी थी। तो ऐसा बहुत कुछ था, तो कि जलेबी के नाम से फेमस था। बट अब आज के टाइम पे पिज़्ज़ा गलेरिया के नाम से भी है। कहीं ना कहीं हर किसी को कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो उसकी ये होता है कि मैं कुछ नया करूं। बिल्कुल। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। राइट। तो ऐसे ही मुझे कुछ नया करने का था और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि कुछ एक रेस्टोरेंट लाइफ दो लोगों को, जहाँ पे अपनी खुशियों को लोग बांट सके। बिल्कुल। तो वहीं से आइडिया आया था कि लोगों के लिए वो अपनी खुशियाँ बांटे, और ऐसा प्रोडक्ट जो सिटी में ना मिलता हो वो फाइंड आउट किया। मतलब जो प्रॉब्लम था कि उस सिटी में वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, लोगों के लिए प्रॉब्लम था कि वो एक सिटिंग ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे अपने लिए वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर एक कपल्स को अपनी सिक्रेसी के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं था। बिल्कुल। तो वो सारी प्रॉब्लम देख के तो पिज़्ज़ा यूनिक फूड था, वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नया था जब स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा प्यार, गोहाना नहीं पूरा हरियाणा, पूरा देश। अभी रिसेंटली जब 1 साल हो गया शार्क टैंक में आने के बाद, तो ऐसा लगता है ये कल के ही दिन थे। नहीं, आपका जो पिज़्ज़ा वाला आइडिया था वो बहुत यूनिक क्यों था? क्योंकि जो जिस समय पे आपने स्टार्ट किया था उस टाइम गोहाना के लोगों ने शायद पिज़्ज़ा चखा भी नहीं था, और कहीं ना कहीं ये 2015 से लेके आज 2025 तक की, 24 तक की जो आपकी इनोवेशन है ये बहुत काम आई। और आप गुड़गांव से ये टेस्ट लेके गए थे, आपने फिर इसको सीखा कैसे? जैसे आपने कहा कि भाई जो ये जर्नी रही और बिल्कुल वहाँ के लिए नई चीज़ थी, तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे थे कि जब मैं गुड़गांव था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था, अटपटा सा, कि भाई ये क्या तुम मोटी सी रोटी पे सब्जी वब्जी डाल के और या क्या ले आए हो। दोस्तों ने हमने कॉन्ट्री करके खाया था। बट कुछ टाइम के बाद वो चीज़ मेरे जहन में जम गई कि कुछ एक जब नई चीज़ खाते हो और अच्छी लगती है ना बाद में, तो उसका रियलाइज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तो था कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट खाया है। जब गोहाना वापसी का तो कोई मिल ही नहीं रहा था कुछ ऐसी चीज़ें, तो वहीं से वो आइडिया था कि जब कुछ नया करना है और कोई नया प्रोडक्ट लेना है तो वो पिज़्ज़ा ही आया ध्यान। फर्स्ट टाइम जब गुड़गांव से खाया था तो वो कहीं ना कहीं जहन में थी चीज़ें, बट ये नहीं था कि मैं वापसी जब गोहाना आऊँगा तो उसी का बिजनेस करूँगा और इतना बड़ा बिजनेस बनाऊँगा, ये कोई आइडिया नहीं था। बट मेहनत की,
उस चीज़ को बारीकी से सीखा, पता किया कि ये कैसे बनता है, किस तरीके का क्या क्या प्रोसेस होगा इस पे, कौन कौन सी कंपनियां इसमें बेच रही हैं, क्या है। तो डायरेक्ट मैं इंसिडेंट के लिए वो डायरेक्ट डोमिनोज पे चला गया था कि भाई मुझे तुम्हारी दुकान खोलनी है। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कंपनी बेस्ड है और ऐसे ऐसे है। तो वहीं फिर एक कंपनी से मिलना हुआ, उन्होंने गाइड किया, एज ए ट्रेनिंग के लिए जो फीस वीस जो चार्ज किया वो लिया उन्होंने, और वहाँ से मैंने खुद सीखा। और खुद सीख के फिर हर सेक्शन को वाइज हमने मेरी टीम को सिखाया। आज भी हम लोग काम करते हैं, तो हर चीज़ एक नई होती है, हर दिन नया होता है हमारे लिए, कुछ ना कुछ चैलेंज और सीखना तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हमेशा पूरा ज़िंदगी भर चलता रहता है। बिल्कुल। सर, जो आपने ये पिज़्ज़ा गैलेरिया को ओपन किया, तो जो आपके पिज़्ज़ा का लाइक मैं कहूँ रेसिपी है, वो आपके पेटेंट है, डिफरेंट है, या फिर आपने जो सीखा बस वही सेम टू सेम आपने बनाया और अपनी ब्रांडिंग के साथ बेचा, या कुछ उसमें यूनिक भी है? बिल्कुल यूनिक मैं कहूँगा। अगर सेम होता या कॉपी कैट होता तो शायद हम लोग नहीं चल पाते। राइट। किसी चीज़ को अगर करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करना होता है। हम्म। हम लोगों ने बहुत सारा इनोवेशन किया अपने डो के अंदर, कि डो का प्रोसेस एक अलग था, फ्रेशनेस कैसे फील आए उसको, इवन वो इन हाउस बनना है आउटलेट के अंदर ही, वो एसओपीज हमने की। इवन हमारी सॉसेज वगैरह, साथ के साथ लिक्विड चीज़ जिसको चीज़ ब्लेंड बोलते हैं लोग। हाँ, तो liquid लोगों को cheese। इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेयोनीज और चीज़ ब्लेंड में क्या डिफरेंस है। राइट। दिन रात का फ़र्क होता है। और इनमें से हेल्दी कौन से होता है, क्योंकि देखो, आजकल लोग बहुत फास्ट फूड कंसर्न जब रहते हैं। फास्ट फूड का एक नाम आ जाता है तो एक चैलेंज है, मैं हेल्दी पॉइंट नहीं कहूँगा, हाँ। बट एक हाँ खाने के लिए एक चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल एक हार्मफुल हो। मेयोनीज तो कभी भी नहीं खानी चाहिए। ओके। मेयोनीज तो बिल्कुल ही हार्मफुल है, टोटली रिफाइंड ऑयल का, और इसका प्रोसेस है। चीज़ ब्लेंड जो बनती है वो चीज़ के प्रोसेस से ही होती है, मिल्क बेस होती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑयली वॉली, एक पॉइंट्स सम पॉइंट्स में उसके ऑयल्स वगैरह होते हैं, बट इतना जितना हार्मफुल मेयोनीज होता है उतना हार्मफुल चीज़ ब्लेंड नहीं होता। तो आप उसके अपने साथ पिज़्ज़ा में मेयोनीज का यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी कस्टमाइज की हुई हमारे पास चीज़ ब्लेंड है हमारी। हाँ, आज के टाइम पे सभी एज ग्रुप के लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, कपल्स हों, मैरिड, अनमैरिड, हर कोई खा रहा है। तो जब टेस्ट के साथ-साथ आज के टाइम पे हेल्थ का भी लोगों को कंसर्न रहता है। तो पहले के टाइम पे जब लाइक मोमोज़ खाते हैं, तो सभी मेयोनीज़ को ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हर कोई ना स्ट्रीट फूड में प्रेफ़र करता है मोमोज़ को, तो उसमें मेयोनीज़ मिलती है। तो उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मेयोनीज़ के बिना तो कोई भी मोमोज़ प्रेफ़र ही नहीं करेगा। देखो, मोमोज का मार्केट ही बिल्कुल अलग है। आप टोटली जहर कहूँगा मैं, जहर खा रहे हो, मोमोज़ टोटली ज़हर है। टोटली जहर कहूँगा, क्योंकि आप मेयोनीज खा रहे हो साथ में मोमोज का जब शेप, मैंने नहीं खाया, ना मैं खाता मोमोज़ आपने कभी खाया ही नहीं? कभी, मतलब एक दो बार चखा हुआ, मुझे बहुत अटपटा सा लगता है। ओके। यार मैदा ही तो है, मैदा है। ठीक है, और वो भी स्टीम किया हुआ। अगर मैं आपको यहीं पे गूंद के आटा और मैदा दे दूँ और हल्का स्टीम करूँ, आप नहीं खा पाएंगे। उसके अंदर चलो फीलिंग है, वो वेज वाला है या नॉन वेज वाला है, वो एज पर टेस्ट बंदा खा रहा है, फटाफट खा रहा है प्रोसेस पे, बट कहीं ना कहीं अनहेल्दी है। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, या तो कोई चीज़ ऐसी बेक होके आ रही हो, हाँ। कुछ उसका न्यूट्रिशन कुछ उसके अंदर ऐसे हो कि आपको जैसे वेजिटेबल्स मिल रही हैं, या अदर आइटम्स कुछ ऐसा हो कि जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दबा दे, जो हार्मफुल चीज़ें उनको दबा ले आपका। जैसे कि आपने कहा मोमोज जहर है, तो पिज़्ज़ा कैसे मतलब अमृत है, या फिर थोड़ा हेल्दी है? नहीं, अमृत की बात नहीं, कि देखो फास्ट फूड में ही आता है, एक क्विक सर्विस फूड। वाला रेस्टोरेंट की उसमें कैटेगरी में आता है, राइट। बट मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस है। बेस जब आप बनाते हो इसमें अलग अलग वेराइटीज़ के आपको बेस होंगे, व्हीट बेस भी होता है, आपको हैंड टोस्ट डो भी होगा, और पैन बेस भी होता है। उसके साथ साथ उसमें आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं। ओके। ठीक है, हम तो वेज का ही धंधा करते हैं, तो हमें वेजिटेबल्स में कहूँगा। अगर नॉन वेज वाले लोग जो खाते हैं तो उसकी कैटेगरी भी एक अलग है, तो बहुत डिफरेंस है उन चीज़ों में। कोई चीज़ें फ्राई ना होके बेक होके आ रही हो, बिल्कुल। विदाउट ऑयली, तो आप मानेंगे कि वो सच में एक अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। आप कोरा मैदा ना खा के, वेजिटेबल्स होंगी, उसके अंदर कुछ मिक्सर ऑफ फ्लावर हो, मिक्सअप वीट का फ्लावर हो, कॉर्न मील हो, और अदर फ्लावर हो, मिक्सअप एक कैटेगरी पे हो, तो हेल्दी का पार्ट होगा वो। मैं नहीं कहूँगा कि 100% हेल्दी होगा, बट कुछ समथिंग पार्ट होगा उसका। बिल्कुल सर। तो और ये बहुत डिफरेंस है। और जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को ऐसा ही था कि प्रोडक्ट ऐसा दूंगा कि जिसमें 5 साल से लेके और 50 साल तक का बंदा खाए, स्कोप रहे खाने के लिए क्विक एकदम से ये चीज़ हो कि भाई हाँ मुझे खानी है और ये अच्छा है। तो आज भी बहुत सारे लोगों को ये है कि भाई पिज़्ज़ा अनहेल्दी है। पिज़्ज़ा बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक मार्केट स्टडी किया कि यूएस की जो पॉपुलेशन है, अपनी ज़िंदगी में 93% पॉपुलेशन पिज़्ज़ा खाती है उनकी।
एक लाइफ में मतलब, और रिपीट जो है वहाँ पे वो विद इन मंथ में Okay. बंदा 3 टाइम पिज़्ज़ा खाता ही खाता है। एक महीने में यूएस US मार्केट मार्केट में में 3 बार बंदा पिज्जा पिज़्ज़ा खाता खाता है। है। ये रिसेंटली अभी स्टडी था और मैंने चेक किया, क्योंकि पिज़्ज़ा की बहुत बड़ी मार्केट बहुत यूएस बड़ी है मार्केट है। और उसके बाद आने वाले टाइम में इंडिया बनने वाली है। हम्म, और इंडिया की पॉपुलेशन तो अभी मुश्किल से 3 या 4% पॉपुलेशन ही पिज़्ज़ा खा रही है, हम्म, और कुछ ही ब्रांड है जो आ रहे हैं मार्केट में। जब ये मार्केट 20 से 25% पॉपुलेशन जब खाने लगेगी, तो आपको पता है कि इंडिया पॉपुलेशन के पिज्जा मामले मार्केट में, बूम हो जाएगी। नहीं पिज़्ज़ा मार्केट तो बूम होगी, बट इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है क्या बहुत है, और वो 20% जब खाएगी तो हर किसी को रोजगार मिलेगा बिल्कुल और मिलेगा। हर कंपनी ग्रोथ करेगी। बिल्कुल सर। और सर ये आपका 100% वेज का जो कंसेप्ट है वो हम जैसे मेरे जैसे बहुत सारे वेजिटेरियंस को सबसे बढ़िया कंसेप्ट लगता है। तो ये आपका आइडिया कैसे आया कि आपको 100% वेज में जाना है, जबकि आपने ये चिंता नहीं की कि वेज मार्केट छोटी है तो आप कहीं स्टेबल ना हो पाओ, आपने उस पैसों की नहीं सोची? नहीं, कोई भी धंधा अगर आप करते हो ना तो पैसों के लिए मत करो। राइट। आपका पैशन है तो पैशन के हिसाब से उस काम को करो, बिल्कुल। और किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हो तो उसकी फिल्ट्रेशन कर लो। वेज का अगर धंधा था, मैंने शार्क टैंक में भी बताया था और मैं हर किसी को बताता हूँ कि मैं जैन संत को बहुत मानता हूँ, ओके। उनको मैं आते जाते रहता था सारी चीज़। तो मैंने गुरुजी से ही पूछा था कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा काम करना है, क्या मैं करूँ? तो उन्होंने बताया कुछ भी बनाने का, कोई भी काम कर ले, बट जो भी काम करे किसी की जी हत्या करके अपना पेट मत भरना, अपना भी और किसी और का भी। तो वो मेरे को दिल को छू गई थी। तो पहले से ही मेरा डिसाइड तो था, बट जो वो गुरुजी का आदेश था कि भाई ये नहीं करना ऐसे, और किसी की जी हत्या करके अपना पेट नहीं भरना, तो फर्स्ट डे से डिसाइड कर दिया था कि कभी भी धंधा कोई भी करेंगे तो किसी को परेशान करके, किसी की हत्या करके अपना पेट नहीं भरना। राइट। तो मेन वेज करने का वो भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपने बोला कि एक लिमिटेड मार्केट, बिल्कुल नहीं है। ओके। बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया भी कन्वर्ट हो रहा है वेज पे। आजकल वीगन्स की काफी ज्यादा वीगन्स डिमांड के बढ़ हैं, रही है। और जितने भी सुपरस्टार कहूँगा, क्रिकेटर्स कहूँगा, एक्टर्स कहूँगा, आप कितनों को देख लो प्योरली वेज। विराट कोहली सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बिल्कुल 100% वेजिटेरियन। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की लाइफ में कभी भी टच बट तक ये नहीं किया। 100% आई थिंक वीगन है। वीगन कुछ एक हैं, बट वेज तो है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, नॉन वेज का तो कोई मतलब नहीं है इनके मतलब ही साथ। नहीं है। मतलब नहीं मतलब आपके लाइफ में कुछ एथिक होते हैं, आप अपनी लाइफ के कुछ एथिक्स बना के जब चलेंगे Even- तो डेफिनेटली वो सक्सेस भी मिलेगी। और वेजिटेरियन, यार इतनी अच्छी हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है हमें, तो वहीं से सब कुछ आ रहा है, तो क्यों किसी को परेशान करके आप खा रहे हो? बिल्कुल सही बात है। इवन विराट कोहली तो सनातन धर्म को भी बहुत मानते हैं और इसीलिए भी वो कुछ कह सकते हैं कि वो नॉन वेज को कभी प्रेफर नहीं करते। बाकी कुछ लोग नॉन वेज को प्रेफर करते हैं जस्ट टू फुलफिल देयर प्रोटीन डिमांड। इज देयर समथिंग कि लोगों को लगता है कि नॉन वेज खाने से ही प्रोटीन मिलता है और वेज में प्रोटीन के लाइक ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते? देखो, कुछ लोगों का मानना होगा कि हम फास्ट प्रोटीन ले, ठीक है, आप वेज के उसमें लेंगे तो प्रोटीन एक लिमिटेड टाइम पे मिलता है और उसका भी एक प्रोसेस होगा कि इतनी क्वांटिटी में इतना मिलेगा, आपको थोड़ा बल्क में खाना पड़ेगा। बट आजकल ह्यूमन बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है, खाने के लिए कैपेसिटी ऐसी हो गई है, बिल्कुल कम खा रही है। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुश्किल से आप दिन में 2 या 3 रोटी खा के या सब्जी खा के ही इनफ है। तो मेरा खुद आप शेड्यूल तो है मुझे सुबह। रोस्ट करने नहीं, मैं लगे। आपको रोस्ट नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि डाइट क्या होगा, बट मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं दिन में 2 ही बार खा रहा हूँ। ठीक है, कि वो जो पहले खाना था लोगों का वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो बहुत सारे एडवाइस हो जाती हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको प्रोटीन चाहिए तो क्योंकि आप इस चीज़ में लीजिए, XYZ चीज़ है, आप मेडिसिन पे ना जाके आप ये चीज़ है। तो देखो, सबकी थिंकिंग है, फ्रीडम है भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट मैं तो एक ही एडवाइस करूँगा, यार वेज में बहुत कुछ है खाने का, आप खाइए। और प्योरली वेजिटेरियन की ज़िंदगी सच में नॉन वेज के कंपेयर में बहुत अच्छी भी है, बहुत बड़ी भी, सुकून की है और रिलैक्स है। आपके फेस पे ऑरा दिखता है। हाँ, आप कभी स्ट्रेस फील नहीं होते, आप रिलैक्स मोड में आराम से चिल, आप
सच में अगर कोई पहचानने वाला होगा ना, वो बंदा पहचान सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सर आपने जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को फॉलो किया है, उसके लिए एक अच्छा खासा एजुकेशनल बैकग्राउंड लोगों को लगता है कि चाहिए, अच्छा सा बिजनेस स्कूल की क्वालिफिकेशन चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है एंड कैसे आपकी क्वालिफिकेशन ने आपको सपोर्ट किया है आपकी बिजनेस की लाइफ में? देखो, मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने बीटेक किया है ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, और वो बीटेक वाला लड़का हूँ मैं, जो बीटेक 4 साल में होती है वो 5 साल 5.5 साल में कंप्लीट करने वाला हूँ। और अगर एंटरप्रेन्योरल जर्नी किसी को स्टार्ट करनी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप आईआईएम से पास आउट हो या आईआईटी से हो, ऐसा नहीं है। वो दौर चला गया है कि किसी वीसी फंड वाले के पास जाना होता है तो आपके पास टैग होना चाहिए कि मैं आईआईटी से हूँ या आईआईएम से हूँ। नहीं, बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, हम्म, अगर आपका पैशन है उस पे और आप उसको करने के लिए बिल्कुल यूं है दिन रात एक करने वाले हो, तो आपके दरवाजे खुले हैं। कोई बड़ी एजुकेशन की नीड नहीं है, आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, आपको टाइम एक राइट टाइम पे यूज़ करना आना चाहिए, टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, और वो धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते भी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है वही, फिर मैं कहूँगा पैशन। पैशन होना अगर चाहिए। पैशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये हर किसी को अपनी लाइफ में पता चल जाता है कि मुझे किस वर्ड में जाना है और किस तरीके का मुझे पैशन है। बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरे को जॉब ही करनी है और जॉब में इतना बड़ा करना है कि कोई ना कर पाया हो। बहुत सारों को ऐसा होता है कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है और इस लेवल पे करना है। बहुत सारे लोगों, आपने देखा होगा, इतने सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप किए 1 2 3 4, किसी का 5वां स्टार्टअप सक्सेस है, किसी का किसी का 10वां दूसरा स्टार्टअप है और किसी का फर्स्ट ही हो जाता है। राइट। तो मैं कहूँ कि आप एक वो लकी चार्म हो जिसका पहला ही स्टार्टअप सक्सेस हो गया। लकी चार्म तो नहीं कह सकते, बट उसमें पूरी मेहनत लगाई और अभी तो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं। अभी तो 1 या 2 ही पड़ाव कंप्लीट हुआ है, अभी तो ये बहुत तो अभी लंबी शुरुआत जर्नी, ये तो है। शुरुआत है। इंडिया का नंबर 1 वेज का पिज़्ज़ा ब्रांड बनाना है, और जब आउटलेट्स पूरे इंडिया में दिखेंगे, हर सिटी में दिखेंगे, जो मिशन है हमारा, टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी तक पहुँचेंगे, तो तब लगेगा कि हाँ, कि कुछ अपने देश के लिए किया है और कुछ ऐसा ब्रांड बनाया है। जब फिरंगी आके अपने देश में धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल हम करेंगे। फिरंगियों के देश में जाएंगे, अपना झंडा लहराएंगे और अपना धंधा बनाएंगे। वेरी नाइस। आपकी ना जो थिंकिंग है वही हरियाणा के लोगों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। अभी तक आपके सबसे बड़े सपोर्टर कौन रहे हैं जिन्होंने आपकी पूरी लाइक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सपोर्ट किया हो? सबसे पहले तो सपोर्टर मेरी मदर रही हैं, जिन्होंने हर स्टेप पे मुझे बताया कि भाई इस तरीके हर चीज़ हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प हुआ, वो भाई की तरफ से भी था। और जब धंधा स्टार्ट किया था उस टाइम पे फादर को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं था कि ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हरियाणा वो के फादर स्टिक होते हैं, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ें पता होती है हरियाणा के फादर्स को, कि अगर मैं मेरे बेटे पे कुछ लगा रहा हूँ या बेटी पे कुछ लगा रहा हूँ तो वो ठीक करें, अच्छा करें, क्योंकि फादर अपने बेटे या बेटी के अंदर अपने सपने देखता है। बिल्कुल। वो ये देखता है कि जो मैंने कमियां छोड़ दी वो मेरा बेटा या मेरी बेटी ना छोड़े। बिल्कुल सर। वो अपने सपनों के साथ रहते हैं। एजुकेशन नहीं कर पाए थे हमारे फादर, तो 8th या 10th के आसपास ही था, बट उनका हमेशा सपना था कि मेरे तीनों बेटे, बेटे और बेटियां, हम 2 भाई और 1 बहन है, कि मेरे तीनों बच्चे अच्छे से पढ़े और ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो, अच्छी नौकरियां करे। बट मैं बताया कि वो बीटेक वाला वो लड़का हूँ जो 4 के बजाय 5 साढ़े 5 में 5-6 पाया, साल में। फेलियर वाला टैग हो गया था। और मन चलन, मतलब वो जो एज थी कि क्विक डिसीजन लेना और फटाफट कुछ भी कर लेना, तो वो पेरेंट्स को अनबैलेंस लगता है, हर किसी के पेरेंट्स को लगता है, तो वो था। तो ट्रस्ट नहीं था कि भाई हाँ, जब मैं बीटेक नहीं हुई थी और छोड़ के नौकरी भी कर रहा था, जुगाड़ वुगाड़ करके जॉब की, वो भी छोड़ के आ गया हूँ, ऊपर से फिर फादर साहब के बिजनेस में बैठना है, तो वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपना धंधा करना है। तो वो ट्रस्ट के लिए अनबैलेंस हो गई थी चीज़ें, कि टाइम पास के लिए टाइम पे बोल कि रहा हाँ, है। कि अपना ही बस ये तो टाइम पास है, ये ज़िंदगी में नहीं सक्सेस होगा, ये ऐसा नहीं होगा। बट स्टार्ट किया, जब अच्छा करने लग गया तो उनको भी ट्रस्ट हो गया था। उनको भी होगा। और फिर बाद में उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हर चीज़ में भाई इस तरीके से होता है बिजनेस, ये पॉइंट होते हैं, जो उनके लाइफ में उनका जो बिजनेस था, जो उन्होंने बेसिक अपने सीखे हुए थे, वो उन्होंने सारा नॉलेज दिया कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ है और कितना पोलाइटनेस। बिजनेस करना है तो पोलाइट होना पड़ेगा और शांत दिमाग भी रखना पड़ेगा। अच्छा, आपके और उनकी हमेशा एक बात होती थी, व्यवहार में नरम और हिसाब में गरम। अगर आप हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए और एक व्यापारी के लिए एक ही चीज़ है
आप व्यवहार में जितने नरम होंगे, आप बड़े से बड़ा डील्स आप कर सकते हैं। और हिसाब किताब आपका जितना हिसाब, एक्यूरेट होगा, हाँ, एक्यूरेट होगा, जितना गरम गरम मतलब क्विक, बिल्कुल। कि आप हिसाब किताब में बिल्कुल अपनी जुबान पे हैं, कि जिसने बोला कि जिस तरीके से आपने अगर जो वर्ड्स दिया और उस पे आप क्लियर हैं, तो बिल्कुल फतेह पार करते हैं। शार्क टैंक में जब आप गए तो वहां पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत आई हिसाब किताब में। आपको उस टाइम पे क्या ऐसी कमी थी कि आप हिसाब किताब प्रॉपर नहीं कर पाए? देखो, फाइनेंशियली जो क्वेश्चन थे ना, वो अगर आप शार्क टैंक के उसको एपिसोड को देखेंगे ना, तो आप खुद समझ जाएंगे। उसमें क्वेश्चन एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से विनीता का क्वेश्चन आ रहा है, जवाब मैं अनुपम का अगर दे रहा हूँ तो वो एकदम से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कंफ्यूज कर दिया। मंथली पूछ रहे हो या ईयरली पूछ रहे हो, क्या पूछ हाँ, रहे हो, सबसे वहीं ज्यादा पे ये था। उन्होंने ऐसा कंफ्यूज किया और फिर उनको एक पॉइंट मिल गया कि भैया तुम तो गोहाना की जलेबी की तरह गोलमोल बातें कर रहे हो, ये कर रहे बात हो, सबसे बुरी ठीक है। लगी। तो लगा था कि भाई चलो ठीक है, हमारा लैक ऑफ पॉइंट है कि हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, बट अगर हो सकता कि वो प्रोडक्ट सबको पसंद आया था, सबने खाया, सबने सबको बोला कि टेस्ट भाई बहुत अच्छा था। टेस्ट बहुत अच्छा है। इवन मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने आउटलेट्स के दिखाऊं कि हम लोग किस तरीके के आउटलेट्स बना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू हमारे आउटलेट्स की फोटोज दिखाएं। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जो मैं शार्क टैंक की पिच पे नहीं दिखा पाया था। पर आई थिंक अब आपकी आउटलेट्स किसी को फोटो में दिखाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम सभी आपके आउटलेट्स में गए हुए हैं। इवन सोनीपत में जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे सेक्टर 14 के आपके आउटलेट में हम जाते रहते हैं। नहीं, बट जाते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप हैं, आप नो, आपके लिए नॉन ब्रांड है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि लोग नहीं जाते हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, हमारा क्या बिल्कुल। विजन है, हम क्या मिशन है हमारा। एग्जैक्टली। ठीक है, कि आखिरकार वो राइट डोमिनोज से ऊपर तो जाना ही है। डोमिनोज तक ऊपर तो एक है कि टारगेट रहेगा जाना, बट मैंने आपको बताया कि इंडिया का नंबर 1, इंडिया का ठीक नंबर है, 1। और एक वेज का ब्रांड फिरंगियों के देश में खोलना, ये मेरा मिशन ये है। आपका मिशन सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि जब इंडियन ब्रांड अमेरिका में खुलेगी तो वो एक अलग ही लेवल का प्राउड होगा कि हरियाणा के बंदे की ब्रांड यहाँ पे खुली हुई है। और जब लिखा होगा 100% वेज, तब और भी मजा। और मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जब आपको अनुपम जी ने कहा कि आपकी बातें जलेबी की तरह गोल गोल है, तो आपका थोड़ा रिएक्शन लाइक सैडनेस में भी चला गया था। तो क्या उस टाइम पे जो आपको एकदम से सडन लाइक आपको बैकस्टैब हुआ कि ये क्या बोल दिया, तब आपको ऐसा कुछ हुआ कि जो आप आंसर देना चाहते थे वो आधे माइंड में निकल गए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। देखो, उस मेमोरी का आपने बिल्कुल फ्लैशबैक करा दिया, और अब मुझे लग रहा है कि वो कल की बात है। हाँ। जब उन्होंने क्वेश्चनिंग कर रहे थे और जब उन्होंने बोला कि गोहाना की तरह आपकी गोलमोल बातें हैं, पहली बात तो हम लोग हरियाणा के लोग बिल्कुल स्पष्ट और सीधे होते हैं, ठीक है। हमारी आवाज़ में थोड़ा सा गर्मपन होता है, तेज है हमारी आवाज़, बोली खड़ी हो सकती है, हाँ। बट दिल के बड़े साफ है। हम बिल्कुल ट्रियोली जो दिल में जो साफ था वो चीज़ बताया था, कोई घुमा फिरा के हम बातें नहीं कर रहे थे। और जब बंदा बोल रहा है कि तुम घुमा फिरा के बातें, यार हम दिल से साफ बता रहे, तुम समझने की कोशिश तो करो। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम वो थोड़ा रूडनेस थी। हाँ, तो वो रूडनेस था, और जो उनको समझ में आया उस टाइम पे उन्होंने उस तरीके से जवाब दिया, और जो हमें पता चल रहा है, जो हमें सुन रहा था, हम उस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो भी अपनी जगह ठीक है। और फील तो हुआ ही कि भाई यार मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ और इस तरीके से हो रहा है, बट इनको नहीं आ रहा समझ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रिएक्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो कभी मिले हो मेरे से, उन्होंने कभी हमारे ब्रांड के बारे में पता हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिले वो उस टैंक के अंदर। बिल्कुल। उनको पता चला कोई XYZ कोई ये ब्रांड आएगा, बट जब डिस्प्ले हो तो उनको पता ये पिज्ज़ा गलीरे के नाम से एक ब्रांड आ रहा है, कौन आएगा ये नहीं पता था। आके हम खड़े हो रहे हैं, हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तब उनको पता हुआ। जो एक कन्वर्सेशन था, जो उसी के अंदर डिसाइड करना होता है उन लोगों को कि हाँ इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, क्या है, किस तरीके से है। बट यकीनन मैं कहता हूँ, अगर वहाँ से उस टाइम पे किसी भी शार्क की अगर एंट्री होती तो यकीनन धमाल मचाते। मतलब अभी भी मचा रहे हैं, बट कई गुना अच्छा धमाल मचता, और अच्छी तरीके से एक प्लानिंग के साथ एक मेंटरशिप मिलती और हम काम करते। जो कमियां थी वो टाइम टेकिंग ना होके शॉर्ट टर्म में होती, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है उनके पास, उन लोगों को पता है कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, और उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, चला रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी है। बिल्कुल। तो एक छोटी सी एडवाइस बहुत बड़ी बनती है हमारे लिए, और यकीनन कुछ होता। बट जो जर्नी थी, जो लाइफ थी, और जो उसके बाद चेंज हुआ, वो एक्सपेक्ट से बहुत परे था। बिल्कुल। बहुत
अच्छा, आज तक मेरे से लोग पूछते हैं कि यार 1 साल हो गया, आप लोग कभी सोशल मीडिया पे ना कोई ब्लॉग आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, यार हम लोगों ने अपने बिज़नेस के ऊपर ध्यान दिया है। हुँ, हमने अपने आउटलेट्स के नंबर्स बढ़ाए हैं, हुँ, अपने सेल्स बढ़ाई है। जब मार्केट में और सोशल मीडिया पे बताने का टाइम आएगा ना, तो तब बताएँगे भी। अभी उन चीज़ों को सँभाल के और उनको बड़ा करने का समय है। बिल्कुल। सर शार्क टैंक पर जो हमारा इंटरव्यू होता है हुँ, जो भी ब्रांड जाती है वो इंटरव्यू कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में चलता है। हुँ, बट जो शार्क टैंक की टीम है वो डिस्प्ले करती है कुछ मिनट्स का लाइक 20 मिनट्स का। तो उसके अलावा 20 मिनट्स की क्लिप के अलावा कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जिसकी वज़ह से आपको बहुत अच्छा भी लगा हो या फिर वो चीज़ दिखाते तो आपकी ब्रांड की इमेज और पॉज़िटिव होती, जो उन्होंने ना दिखाई हो? देखो जो शूट होता है वो 1 एंड हाफ आवर का होता है हाँ, ऑलमोस्ट। और आपको डिस्प्ले जो किया जाता है, जो आपका एपिसोड आता है वो 20 मिनट्स के 20 अराउंड मिनट्स आता का है, आता है। 18 या 20 मिनट्स का हुँ, आता है। और जो बेस्ट से बेस्ट दिखाने, क्योंकि हमसे कई गुना एक्सपर्ट लोग हैं, वो डायरेक्टर टीम होगी या फिर जो शार्क टैंक की टीम है, क्रू टीम है सारा, उन लोगों को बताना है कि किस ब्रांड को किस तरीके से दिखाना चाहिए और किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर उसमें थोड़ा एडिटिंग करते जहाँ पे मैं अटका था, एग्ज़ैक्टली। उसको काट देते भाई। हाँ, ठीक है कि मैं बता रहा हूँ कि हाय नमस्ते सर, क्योंकि मैं घबरा गया था। वो कैमरेज़ देख के, इतने बिल्कुल, सारे कैमराज़, वो चीज़ें बिल्कुल होता स्टॉप। है। तो वो चीज़ें ना होके तो अच्छी जाती जर्नी। हुँ, हुँ, और बहुत सारी एडवाइस भी ऐसी थी कि जो बाद में बता रहे थे कि आप लोगों को इस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अनुपम को लग रहा था कि इस इंडस्ट्री में गैप है। हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंपनी है जो पूरे इंडिया में काम कर रही है। अगर कोई आएगा और अच्छी तरीके से काम करो तो डेफ़िनेटली लास्ट एंड तक वो हुँ, लोग इंटरेस्टेड थे कि इनको चलो एक डील के लिए देते हैं। और एक क्वेश्चन था उनका कि चलो तुम 500 आउटलेट बनाने हैं, हुँ, किस तरीके से करने हैं, हुँ, तो तुम्हारी एसओपीज़ क्या रहेंगी? हुँ, ये वाला पार्ट उन्होंने सुनो, दिखाया। दिखाया, बट उसमें भी क्या रहा, उससे जस्ट पहले अगर आप देखेंगे ना तो फ्रेंचाइजी मॉडल का डिस्कस हो रहा था। हुँ, जब वो ख़त्म भी नहीं हुआ था और जब भी उन्होंने एसओपीज़ का पॉइंट आ गया था, हुँ, हुँ, बट वो उन्होंने दिखाया कि इस तरीके से है कि अनुपम का टर्न है और वो दिखा रहे हैं। हुँ, तो वहाँ पे ये रहा, मैं फ्रेंचाइजी की बातें बता रहा था, बताते-बताते वो एसओपीज़ पे आ गया। तो एसओपीज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हन में क्या रही कि ये 500 आउटलेट कैसे बनाना है। हाँ, वो उसकी तरीके से फिर मैंने बताया कि हम मास्टर फ्रेंचाइजी को ऑर्डर करेंगे ये। इवन एसओपीज़ यार 9 साल हो गए मुझे धंधा करते हुए, तो हुँ, मुझे पता है मेरे बिज़नेस की क्या एसओपीज़ है। और उस टाइम पे वो थोड़ा-सा, आपने बहुत सारे शार्क टैंक पिक्चर्स के साथ पॉडकास्ट भी किया होगा, तो जिससे भी आप पूछेंगे ना, तो वॉइस का काफ़ी प्रॉब्लम है उधर। हमारे टाइम पे तो था कि सुनाई नहीं देता था। अच्छा, तो इतना गैप था कि कुछ-कुछ सुनाई रहा है, कुछ स्किप हो रहा था। तो ऐसे ही बहुत हुआ था स्किप। मैं बता रहा था शार्क कि टैंक पे सुनाई नहीं देता है, जहाँ जज थोड़ा बैठते मतलब हैं। गैप है, थोड़ा वॉइस कम आ रही है, ओके, तो उस तरीके सुनाई नहीं दे रहा। वो प्रॉब्लम हमारे लिए हुई थी। और जब उन्होंने पूछा कि भई किस तरीके से आप करो और एसओपीज़ बताओ, हुँ, तो हुँ, मुझे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो फ्रेंचाइज़ी वर्ड सुना था और मैं फ्रेंचाइज़ी के लिए मास्टर फ्रेंचाइज़ी ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब बताया। बट अच्छा था। बट अगर जो वो अटकने वाली क्लिप्स अगर कट जाती तो शायद उसके उसके समय पे कुछ ढंग का यूज़लेस दिखाया जा सकता नहीं था। ढंग का नहीं, बट वो ये कहेंगे कि रियलिटी उन्होंने दिखाई है और रियलिटी ही दिखाते हैं वो लोग हुँ, हुँ, कि आपके लिए क्या है और किस तरीके से है। जो था, जिस तरीके से था, वो दिखाया उन्होंने। दीपेंद्र गोयल कहीं न कहीं इंटरेस्टेड थे आपके डील करने के लिए? हाँ, दीपेंद्र ने जैसे बाद में भी बोला, वो एक क्लिप काट दी कि उन्होंने कहा कि संदीप, तुम्हारी और मेरी लाइफ बिल्कुल सेम है। हुँ, मैं भी एक छोटे से शहर से आया हूँ और तुम भी एक छोटे से शहर से तुमने शुरुआत की है। और उन्होंने कहा कि आज से तुम 20 साल पहले अगर आते तो मैं तुम्हारे साथ धंधा बनाता। पर तब तो आप 12 तब साल के तब मैंने होते। बोला कि मैं 12 साल का होता। तो वो बोले कि तब भी मैं बना। तो मैंने कहा मेरे जो धंधा ही नहीं पता होता। ऑब्वियसली बात है, 12 साल के बच्चे को नहीं, आज की बहुत फास्ट हो गई है जनरेशन। आज के और रिसेंटली अगर आप शार्क टैंक देखें तो 16 साल का एक बच्चा है। 16 साल का, हाँ, हाँ, देखा मैंने। अभी जनरेशन बहुत है, बट हमारे टाइम पे तो 12 साल के कुछ पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या होगा। बट एक अच्छा था, उनको लगा था कि हाँ, कि कोई पैशन है और ये धंधा बना रहे हैं। और ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स पता थे, क्योंकि फूड एग्रीगेटर कंपनी है हुँ, और हुँ, बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारे आउटलेट्स हमारे जोमेटो के पोर्टल्स पे हैं। हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको नंबर्स भी पता थे हुँ, हुँ, कि ये एक ब्रांड है और इसके XYZ। बट उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी जो हमारे पोर्टल्स पे है, जो हमारे एग्रीगेटर हैं, हम उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। हुँ, बट जोमेटो शुरू करने से पहले अगर मैं उनसे मिलता या चीज़ें होती तो ऑब्वियसली बात है करते। बिल्कुल। तो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी अमन से
कि अमन आए और अमन के साथ मिलके हम अमन लोग से काम ही करें। क्यों उम्मीद थी आपको? देखो यार, अमन ने ना जो कंपनी बनाई बिल्कुल ग्राउंड रूट से उठ के बनाई है। हम्म, उनको एक एक पॉइंट ये पता है कि एक जॉब वाले की लाइफ क्या होती है, हम्म, फिर एक स्टार्टअप फाउंडर किस तरीके से काम करता है, वो सारे स्टेप क्लियर हैं उनके। हम्म, उनको एक एक चीज़ को बेसिक नॉलेज है, और जीरो से और एक यूनिकॉर्न तक हम्म। का सफ़र कैसे कर सकते हैं, 10 रुपए से स्टार्ट करके हजारों करोड़ों की कंपनी बनाना। अमन की खुद की कंपनी में उसका शेयर 50% से भी कम है। शेयर कम या ज़्यादा का कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आप जोमेटो फाउंडर की बात करें तो आई थिंक बहुत ही कम है उनका मे शेयर। बी लेस देन 10। हाँ, मे बी अराउंड 4 या 5% के नहीं, आसपास है, बट 8%। तो जो भी है, परसेंटेज डिसाइड नहीं करती। आपने ब्रांड को कितने टाइम में उसको खड़ा किया, कितनी वैल्यू से उसने आपको कितनी बड़ी मल्टीप्लाई तक लेके गए, हम्म, वो एजुकेशन, टीम वर्क कैसे कर रहे हैं आप, हम्म। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो चाइना से मंगा के और उस पर असेंबल करके दे रहे हैं, और अपनी ऑडियंस को एक्सेप्ट ब्रांड कराना। वैल्यू भी बना दी। बट मुझे ऐसा लगता है चाइना से प्रोडक्ट लाके लेबलिंग करना और फिर इतनी बड़ी ब्रांड बनाना, कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी तो अंधेरे में रखा गया है ना। स्टार्टिंग में रखा था, आज के टाइम नहीं रख रहे वो लोग। बट स्टार्टिंग में रखा था। एक चीज़ बताओ, उस टाइम पे जब स्टार्ट किया होगा, इंफ्रा नहीं था, कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था, लोकल मार्केट से कंपटीशन करना। हम्म। ऐसा नहीं कि चाइना से हर चीज़ खराब बनती है। राइट। चले तो 4 दिन, ना चले तो चले तो 1000 दिन, ना चले तो 4 4 दिन, दिन, कुछ ऐसे। ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, आप प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे हैं। अपने जितने भी आईफोन बनते थे हाँ। मेड इन चाइना, पर हर किसी के हाथ में है, सबके हाथ में, सबके सबसे हाथ में। एक्सपेंसिव भी है। और बन रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे, आप उसका पैसा पे करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर है, वहाँ के लोगों में स्किल है, स्किल है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन पावर बल्क तो में बन यहाँ रहा भी है। बहुत है, इंडिया में भी बहुत है। बट अभी स्किल पे काम हो रहा है, और Skills स्किल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इवन जो स्टार्टअप का जो दौर है, ये कोई तो शुरुआत करता है, ये दौर आया हुआ है। अभी और नायाब सिंह सैनी ने भी सभी स्टार्टअप फाउंडर्स को बुलाया था। हाँ, नायब जी ने बुलाया था, और हरियाणा के हम लोग स्टार्टअप फाउंडर्स गए थे, और उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारे हरियाणा से स्टार्टअप बन रहा है। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम हरियाणा को बहुत बड़ा स्टार्टअप हब बनाएंगे, और हर उस स्टार्टअप फाउंडर से उम्मीद रखेंगे कि वो एक के बदले 3 स्टार्टअप पे काम करे। बिल्कुल। मतलब 1+2, कि वो खुद तो कर ही रहा है, तो साथ में 2 किसी ऐसे फाउंडर्स की भी मदद करे वो लोग, और इस तरीके का वो प्रोजेक्ट लेके आए कि ताकि उनको लगे कि हमारे लिए मेंटरशिप भी है, हमारे लिए कोई हेल्प, हमारे पास गाइडेंस भी है। जिन्होंने ऑलरेडी धंधा बना रहे या बना लिया, वो लोग हमारे लिए एक मेंटर है। हरियाणा के स्टार्टअप फाउंडर्स को बुला के तो उनको खुशी हुई ही होगी, क्योंकि वो खुद हरियाणवी बोलते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस और लोग इस चीज़ पे उनको बोलते भी हैं कि एक एजुकेटेड नहीं लगते वो। बट देखो, वो हरियाणवी बोल रहे हैं, स्टेट को संभाल रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे इंडिया की जीडीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी राहुल गांधी जी तो जलेबियों की फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो कि देखो, ये पार्ट्स का थोड़ा, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, किसने कहा कि एजुकेटेड नहीं है नायब सैनी? बहुत लोग कहते हैं, कमेंट सेक्शन का भी आप पढ़िए। नहीं, वो विजनरी हैं। अगर बहुत आप उनकी ज़्यादा। अगर हिस्ट्री निकालें, वो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, और एक अच्छा है। बट एजुकेशन ये नहीं है कि आप एक बिल्कुल, लोगों को तो अंदर क्या पढ़ा हुआ उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप बिल्कुल गलत है, बट लोगों तक एक मैसेज देना चाहिए, बहुत एजुकेटेड हैं, उनको विजन क्लियर है, वो ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं, उनको ये पता है कि मेरे अंतिम व्यक्ति पंक्ति में बैठे आदमी की क्या तकलीफ है, मेरे गांव देहात का लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको वो तकलीफ है। आपने कभी किसी देखा था सीएम को कि पब्लिक के अंदर अपने आप घुस जाना? नहीं। कभी नोटिस किया? कभी मैंने अपनी लाइफ में अब तक नहीं देखा। पब्लिक के अंदर घुस जाते हैं, पब्लिक के अंदर बैठ जाते हैं, जाके तकलीफें सुनते हैं। बिल्कुल। और इतना समय दे के, आई थिंक रेयर ही कोई पूरे देश में कोई सीएम ऐसा होगा जो बिल्कुल आराम से उसकी बातें सुनता है, उसका सॉल्यूशन करता है, अपना फील कराता है। अच्छा, अभी जैसे कि मैं बात करूं, ये लोग बोलते हैं, वो अपोजिशन का हो सकता है कि क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं उनकी लैंग्वेज को टारगेट करते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो अभी आप शार्क टैंक पे जब गए, आप कहीं ना कहीं अटके इसीलिए ना, क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल थी। आपने कभी इतनी बड़ी जगह पे जाके कभी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया था।
हरियाणा के लोगों में स्किल्स है, दिमाग है, बहुत ही काइंड होते हैं, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स रह जाती हैं और लोगों को तो ये लगता है कि जो हरियाणवी बोलता है वो तो गंवार है। तो सबसे पहली बात ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है, क्योंकि हम तो खुद हरियाणा के, हम खुद हरियाणवी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव है। आपको क्या लगता है कि आप जब कहीं जाते हो, अगर आप हरियाणवी बोल रहे हो तो आपको किसी ने ऐसे मिसबिहेव किया कि आप किसका पर्सपेक्टिव आपके? नहीं, अपनी बोली पे बिल्कुल प्यार होना चाहिए। अब हमसे तो मैं बात अगर करूं, आप साउथ में जाते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मराठी, मद्रासी, कन्नड़, जो भी उनकी लैंग्वेज है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। बंगाल में जाकर बंगाली यूज़ कर रहा है, ठीक है, गुजराती अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो भाई हमारा तो जी करेगा, हम तो बोल लेंगे, बिल्कुल। किसको प्रॉब्लम है? हाँ, हमें समझ में आ रहा है ना, हम अच्छा करें यार, हमें मैसेज देना अपने लोगों तक, बिल्कुल। ठीक है। और पूरा देश समझता है, हर किसी की बोली। अब पंजाबी इंडस्ट्री है, टोटली पंजाबी में काम कर रहे हैं, पंजाबी बोली में हो रहा है, सब कुछ है, बट ग्रो किया ना, उस स्टेट ने एक अच्छा काम किया। एग्जैक्टली। तो हम लोगों को कौन सा, क्यों हमें ऐसा देख रहे हैं लोग कि हम्म, खड़ापन तो है, खड़ापन बट है। अगर आप में डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। तो ऐसे ही और लोगों को भी आता है। चलो तो फिर अभी उनका इसी स्टिक बात सा पे ना, मैसेज है नायब सिंह सैनी का, जो आपने थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर आप लेके गए इसको, तो स्टिक का मैसेज लोगों तक मैसेज देना है उनकी, मैसेज, वो उस प्रजा के राजा है, एग्जैक्टली। ठीक है, उस प्रजा को किस तरीके से और किस लैंग्वेज में बताएंगे। तो विपक्ष का काम है अपने ढोकले वो अपने अपनी चीज़ों को, कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए उन लोगों को। आजकल तो कुछ है नहीं उनके पास, हाँ। बट सबको एक अलग है, बट ये एक पार्ट ऑफ कट होगा, कोई ऐसा हम्म। नहीं है। चलो अभी अपने हरियाणा के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जो अभी स्टार्टअप फाउंडर बनने वाले हैं, उनके लिए एक हरियाणवी में अच्छा सा इंस्पिरेशन दे दो, उनको मोटिवेट कर दो कि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। इसको मैसेज हरियाणवी लैंग्वेज में ही देते हैं, बिल्कुल भाई दो। बिल्कुल जी लगा के जो जी करे वो करियो, गलत राह पे ना जाने की जरूरत और ना सोचियो कदे। हाँ, जिंदगी में एक टारगेट जरूर बना लियो, हमने जो करने का जी करे ना, उसने करके और इतना बड़ा दिखाइयो कि पूरे देश में उसका परचम लहरावे। और भाई जुट जाओ, नौकरी के पाछे अगर लागना है तो नौकरी लेके मानो कि मैं काम धंधा बड़ा ही धंधा बनाना है ना, तो तीनों दिन रात एक कर दो, घना स्वाद आवेगा जब हमने अपनी अखा की चीज को बना कर देखोगे ना, और घना ही जीसा आ जाए उसमें। थैंक यू सर, एक नंबर की बात करी। अच्छा, शार्क टैंक की आपका जो जर्नी थी, जब आप शार्क टैंक पर गए, उसके बाद आपकी ब्रांड को कितनी विजिबिलिटी मिली, और वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? शार्क टैंक के बाद बहुत विजिबिलिटी थी, बहुत मतलब एक लिमिट एरिया तक हम लोग देखे जाते थे या जाने जाते थे। उस मंच ने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक दिखाया। हमारे पास कॉल इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी हमारे पास कॉल्स आती थी कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इस कंट्री में आप खोल दीजिए। दुबई से कॉल आई, कनाडा से कॉल थी, इवन आज तक भी यूएसए वगैरह से कॉल आती है कि हम लोगों को भी खोलना है, और इंडिया के साथ साथ तो है ही है। तो वो मंच एक ऐसा मंच है, वो सपनों की उड़ान देने वाला मंच है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव वे में भी बोलते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यार उनके राइट्स है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप उनके मंच पे गए हो, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, बट उनके कंटेंट उनके हैं, पिक्चर उनकी है, उनकी मर्जी है यार। हर किसी का एक धंधा होता है। अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ, तो मैं अपने धंधे के लिए कर रहा हूँ ना। एग्जैक्टली। उन्होंने पिच बनाया, शूट किया, वो प्रॉपर्टी, वीडियो क्लिप, XYZ वो उनकी है ना। एक सर्टेन टाइम तक उन्होंने टाइम भी दिया कि आप तब तक यूज कीजिए, उसके बाद रिमूव कीजिए। अगर नहीं करना है तो आप पेड कीजिए। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या? तो इसी वजह तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे फाउंडर्स ने ऐसे बोला होगा कि हाँ वो एक ऐसा मंच है, ये वो हटम फटम। बहुत लोगों ने ये कंप्लेंट किया बहुत कि सारे लोग हमारी कहते हैं, वीडियो हटा दी। यार ऑब्वियसली बात है, वीडियो हटाएंगे, कोई भी चीज अगर आप कुछ सेल आउट करेंगे, आप एक लिमिट तक तो देंगे ना यूज के लिए। आपको लगेगा आपकी चीजें चल रही है, तो क्या बैंडविड्थ, क्या लिमिट दी जाती है? आई थिंक उनको 2 या 3 मंथ्स के लिए होता है कि आप 2 उनकी पिक्चर्स और कुछ आप क्लिप्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉपर यूज करना है, आज सीनो शार्क टैंक और XYZ जो भी सोनी की प्रॉपर्टी है, तो उनसे आप NOC लीजिए, जो भी XYZ फीस होगी वो पे करके आप उसको यूज तो कीजिए। आपने कभी फीस दे के अपनी देखो फोटोज, हमारा स्टार्टिंग, हमने कोई फोटोज ऐसा यूज नहीं किया और ना करते। स्टार्टिंग में जब था, क्योंकि हमें चीज़ बाद में पता हुई थी कि हमारा पेज भी सस्पेंड हुआ था, ओके। पिज़्ज़ा ग्लिरे का। और तब पता चला था कि वो किस तरीके से, जब उसके अंदर डीपली गए तो बहुत सारे अच्छी चीज़ें, उनके लीगल पॉइंट पता चले कि हाँ इस तरीके से करते हैं हम। बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं कि हम अपना हक जताते हैं कि भाई हाँ हम गए थे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। भाई ठीक है, तुम गए, उसके बाद उन्होंने तुम्हें दिखा दिया, तुम्हारी विजिबिलिटी कर दी, ठीक है, उसके बाद तो आपके गट्स है ना, आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए ना, क्यों उसी पे अटके हुए हो।
आप नेक्स्ट स्टेप पे आके देखो, उस चीज को करो। अब बिल्कुल। वो उसकी प्रॉपर्टी है भाई, उसकी मर्जी है, वो तुम्हें दे रहा है तो उसके लिए पे ले रहा है। तुम दो, अगर तुम्हें नीड है, अगर तुम्हें सहारे ही शार्क टैंक के चलना है और तुम जिंदगी भर का वो ठप्पा लेके चलने वाले हो, तो भाई पे करके ले लो, यूज कर लो। यार ठीक है, अच्छी यार, इतनी बड़ी ऑडियंस को दे दिया, आपको 20 करोड़ की मार्केटिंग फ्री में करके दे दी। ठीक है, 20 मिनट 20 करोड़ हो गए, 20 मिनट 20 करोड़ हो गए। नेशनल टीवी के ऊपर आपको दे दिया और लाइफ टाइम की मेमोरी आपको दे दी, तो भाई उसको ही लेके चलना है और उसके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ यार। अब बड़ा बनाओ, उसको दिखाओ कि वो लोग ही तुम्हें रीच करे दोबारा। एटलीस्ट ऐसा तो दिखाओ करके। तो बिल्कुल। सबकी एक अलग थिंकिंग है, सब मैं नहीं मानता कि भाई हाँ एक पीछे ही पड़ जाओ या कुछ भी चीज़। यार जो हो गया छोड़ के अब अगला दौर, अगली जर्नी। आपके अकॉर्डिंग शार्क टैंक में सबसे बेस्ट शार्क कौन है कि ये उनकी पॉजिटिव चीज़ है और थोड़ी बहुत नेगेटिव? अनुपम मित्तल बोल सकता हूँ बेस्ट। बहुत डीपली नॉलेज है और हर चीज़ को फिल्ट्रेशन करके पूरा डीप सोच के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो कई बार इन्वेस्ट अपने दिल से भी कर लिया करो, अच्छा रहेगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि भाई जो चाहती हैं कि एक अच्छी मेंटरशिप मिले, उनको क्विक एकदम डिसीजन ले लेना चाहिए अमन की तरह, कि वो एकदम से फटाक देसी ले लेते हैं। और आजकल के अगर शार्क में बात करूँ, जो अभी नए शार्क आए हुए हैं, रितेश भी अच्छा है। रितेश भी क्योंकि बिल्कुल टायर 3 सिटी से उठ के और उन्होंने धंधा बनाया है, वो कर रहे हैं। स्नैपडील वाले फाउंडर कुणाल बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको देखा, मतलब सबका है एक अलग, सबकी एक जर्नी है। बट अगर मैं कहूँ तो जब कैलकुलेशन की बात आई तो विनीता ने सबसे पहले आपकी कैलकुलेशंस को पकड़ा था, तब आप उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि वो भी बहुत शार्प माइंडेड शार्क है? नहीं, उन्होंने कैलकुलेशन को पकड़ा था, बट उससे पहले का जो क्वेश्चन था ना, ईयरली पूछ रहे हैं फिर मंथली पूछ रहे हैं, वो वहीं पे पूछ रहे थे। अब एक तो बोल रहे हैं आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो और एक बोल रहे हैं कि साल में कमा रहे हो, ये तो इतना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ। तो तब ये उसमें क्लिप में आ जाएगी। तो छोटे, मैं कहा मैडम आप मंथली पूछ रहे हैं ईयरली पूछ रहे हैं? तो मैंने बोला कि वो मंथली है मैडम, ऐसा वर्ड। बट वो जब तक वो चीज़ें निकल चुकी थी और हमें भी आइडिया नहीं था कि हाँ वहाँ पे थोड़ा स्टॉप हो गया और डिस्कशन करो या कुछ भी है, बट जो चल रहा था जैसा था ठीक है। बिल्कुल। आपको जब शार्क टैंक से फंडिंग नहीं मिली तो आपको कैसा लगा कि आप पॉजिटिव ही थे या थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ कि इतने दूर तक आए और फिर कुछ मिला भी नहीं? देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। अपने आप को रिप्रेजेंट करना और आप जिस जगह से आए हो उस जगह को रिप्रेजेंट करना और फिर बाद में वो मैसेज देना कि जब संदीप पहुंच सकता है तो मेरे जैसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मैं तो ये कहूँगी कि शार्क टैंक में जो आपकी इमेज थी, उसके बाद अगर अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी तो आपने अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई कर लिया है। बहुत सारे आप में चेंजेस आ गए हैं, बोलने में बहुत सारी चेंजेस मैं खुद देख सकती हूँ आपके अंदर। बिल्कुल चेंज हुआ। और कभी पॉडकास्ट नहीं किए थे और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ एक साल के अंदर। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गया था पहले, वहाँ जाना हुआ। IIT IIM के अंदर जाने का मौका मिला और बहुत बड़ा इवेंट LPU के अंदर करने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें थी कि जो सिखाई, जो वहाँ से चेंज हुई। बहुत सारी कंपनी के अंदर रूल्स थे ऐसे कि जो चेंज करने चाहिए वो सीखे और बहुत कुछ चेंज हुआ। तो वही मैं एक मैसेज जो बता रहा था आपको कि शार्क टैंक के मंच से जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा, कोई निराशा नहीं थी कि चेक मिला या ना मिला तो ऐसा फील होगा, नहीं। बट वहाँ से जाने के बाद जो चेंज हुआ ना, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई मुझे भी काम शुरू करना है, हमें भी गाइड करो। बहुत सारे सीजन में 4 में आने वाले बहुत थे टच में, नाम तो नहीं लूँगा, जिन्होंने गाइड्स लिया, जिन्होंने बताया, जिनको भैया इस तरीके से आपको जाना है, आप जाइए, उनकी हम मदद कर पाए। तो कितना अच्छा फील होता है कि किसी स्टेप को जब आप कंप्लीट कर देते हो और फिर बाद में किसी की मदद करते हो ना, तो यार बहुत मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, कि लोग वहाँ पे दिखें और लोग आपको वैल्यू कर रहे, इस लायक समझ रहे कि मेरे से लोग आए। हाँ, कि एक्सपीरियंस आपने लिया है तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। एक्सपीरियंस शेयर करने से कभी आप छोटे नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से भाई मेरे लिए ये कमियां थी, तुम ये कमियां मत करना, तुम इस तरीके से ऐसे लॉन्च करो और जाओ और करो। कंपनियां 2-3 कंपनियां हैं जो ऑन ईयर हो चुकी हैं, जिनके एपिसोड भी आ चुके हैं। तो अच्छा लगता है ना कि हाँ आपने बोला, बताया और आपकी गाइडेंस पे ये लोग आए, और कितना अच्छा लगेगा। तो एक्सपर्ट जो भी होता है और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी आज के टाइम पे तो करोड़ों में आप कमा रहे हो, तो आपकी सबसे पहली इनकम क्या थी जब आप पिज़्ज़ा गैलेरिया ने आपने नहीं ओपन किया था? बिल्कुल करोड़ों में नहीं कमा रहे,
ठीक है, टर्नओवर कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। और आज भी वही बेसिक सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि अपन ने कोई लाइफस्टाइल नहीं ऐसा चेंज किया, कोई वाहियात चीज़ें अपने को नहीं करनी। आज भी गोहाना में रहते हैं, गोहाना में ही रहेंगे, ठीक है। वहीं से धंधा बनाया तो वहीं से बहुत बड़ा धंधा बनाएंगे। तो एक लिमिट से अपनी सैलरी लेते हैं और उसी पे अपना गुजारा और काम चीज़ करते हैं। कोई यूँ नहीं है कि भाई अगर टर्नओवर बड़ा हो गया तो इस तरीके से नहीं। हाँ, एग्जीक्यूट कर रहे हैं किस तरीके से बेटर किया जाए, कितने तरीके से फास्ट किया जाए और किस तरीके से ग्रोथ की जाए, वो प्लानिंग, वो स्ट्रक्चर, वो सब कुछ रेडी हो रहा है। बिल्कुल। तो आपकी पहली सैलरी क्या थी? बिल्कुल, सैलरी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट आई थिंक 9,200 रुपये थी मेरी। वो मेरी फर्स्ट और लास्ट ही सैलरी रही है, क्योंकि मैंने 8 या 9 ही महीने जॉब किया था, ओके। तो वो छोड़ दिया था। और आज एक ठीक ठाक है, एक अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी है। आपने 9,200 की जब सैलरी थी, आप उसमें क्या करते थे? उसमें क्या करते थे, एक रूम के अंदर 5 या 6 दोस्त रहते थे, जो शिफ्ट में होते थे। किसी का नाइट शिफ्ट होता था तो डे शिफ्ट वाले सोते थे, जिनका डे शिफ्ट होता था नाइट शिफ्ट वाले दिन में सोते ओहो। थे। उसी में कंट्रीब्यूशन होता था, किचन का खर्चा वहीं बनाना। और वहीं से एक जो इंसिडेंट हुआ था पिज़्ज़ा वाला, कि पिज़्ज़ा की उस टाइम पे कॉस्ट करीब करीब 480 के आसपास थी, वो भी कंट्री किया था। वहाँ से मैंने सबसे बड़ी एक चीज़ सीखी कि कम पैसों में कैसे गुजारा किया जा सकता है, वो भी सीखा कि ज़िंदगी वो भी खुशी के पलों की जी जा सकती है। कि मैं अभी स्टार्ट करने से पहले बोला कि पैसा मैटर नहीं करता, आपका विजन और आपका मिशन होना चाहिए। राइट। तो वो जर्नी ने भी बहुत कुछ सिखाया। वो उन दिनों का मैं याद करता हूँ तो वो सच में कि वो टाइम मनी मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम करते हैं, वही हम लोग कंपनी में भी करते हैं कि कम खर्चों में और किस तरीके से काम किया जाए और प्रॉफिटेबल कैसा बनाया जाए। राइट। तो कहीं ना कहीं वो 9,200 रुपये नहीं थे, वो 9 लाख रुपए कहूँगा, जिन्होंने सिखाया, कराया। और वो मनी यूज ना आता हमें उस टाइम का, तो शायद कंपनी में भी हम लोग चीज़ नहीं कर पाते, नहीं कर क्योंकि पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में, बंदा किसी के एडवाइस पे नहीं मानता। कोई किसी को सलाह देगा तो यूँ लगता है यार ये क्यों फोकट की सलाह दे रहा है, क्यों राइट। टाइम पास कर रहा है। बट जब बंदे को खुद बीतती है और बंदा खुद अपने हाथों से चीज़ें करता है ना, और वो जब उसको याद करता है उन चीज़ों को, तो उसको यकीनन हो जाता है कि भाई हाँ तूने ये किया और तू ये कर सकता है। राइट। कि अभी जब ठोकर खा खा के बंदा सीखता है, किसी की सलाह से कुछ नहीं करने वाला। कुछ नहीं करने तो वाला। बहुत सारे ऐसी और चीज़ें हो जाती हैं, तो बंदे को अपना तो आपकी जो पहली लाइक फंडिंग थी, इन्वेस्टमेंट थी, जो आपके भाई ने दी थी, पर आज के टाइम पे हरियाणा में मैं कहूँगी तो भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है कई बार, ज़मीन जायदाद की वजह से। तो उन भाइयों के लिए क्या आपकी एक सलाह रहेगी कि ऐसा ना हो? मैं बेवकूफ़ी मानूंगा उन लोगों को जो भाई भाई के साथ लड़ते हैं। यार आप लोगों के पास कुछ होता नहीं, आपके आंखों के सामने आप बनाते हो, या फिर उन चीज़ों पे आप हक दे रहे हो जो आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड फादर ने किया है। क्यों वाहियात, किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ते बहुत छोटे होते जा रहे हैं, राइट। ठीक है। पहले होते थे, अगर अपन फादर को देखे, अपन 2 या 3 या 4 भाई होते थे, 4-5 भाई। बुआ होती थी, सब कुछ थे। यार लिमिट की तो फैमिली हो रही है आजकल। तो अगर लड़का किसी को हो गया तो वो दूसरा बच्चा ही नहीं पा रहा, बिल्कुल। ठीक है। मतलब भी नहीं है, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। हर कोई बड़े से बड़ा, किसी को ताऊ नहीं पता, फूफा नहीं पता, सब अंकल हो रहे हैं उनके, सब ठीक है। अंकल है। सब बुआ नहीं पता, मासी नहीं पता। रियल में अगर कोई बात होगी, अगर आने वाली जो जनरेशन जिनको एक ही है, वो किसको ताऊ कहेंगे? किसी को भी नहीं, अंकल है। हाँ, सब अंकल नहीं। अगर रियल रियल ताऊ, हम्म। अगर भाई नहीं होगा तो किसको रियल ताऊ कहेंगे? बुआ नहीं होगी तो किसको बोलेंगे? तो ये रिलेशन और ये जो सारी चीज़ें ना, बिल्कुल हम खुद ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आंटियाँ होगी सब, यार बुआ है, चाची है, ताई है, कुछ तो है, बट नहीं, सब आंटियाँ है, फास्ट फॉरवर्ड। यार क्यों? तो अच्छे हैं यार, ये रिश्ते बड़े संजो के रखने वाले होते हैं, और किसी मुसीबत की घड़ी में ना अपने ही काम आते हैं। मूवी है ना, अपने तो अपने ही होते हैं। अपने तो अपने। तो सच में है, वो अपने तो अपने ही होते हैं। कभी भी ऐसा मत करो यार कि आपको किसी चीज़ों की वजह से आपको लड़ना पड़े, और आप एक ऐसा एलिगेशन लेके चले एक दूसरे के ऊपर कि भाई ये XYZ उसने ये किया, वो किया। नहीं है, आप अपनी जिंदगी एथिक बनाओ, कोर बनाओ, और उस पर करो काम। अभी तो संदीप जी, आपने इतने लाइक भाई बहन के रिश्ते पे बताया कि कैसे उनको संजोग के रखना चाहिए, और आपने पिज़्ज़ा को बिल्कुल ज़ीरो से लेके आप आज पिज़्ज़ा गलेरिया की ऑल ओवर द इंडिया लगभग होने वाली है फ्रेंचाइजी। अगर किसी को आपकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे, वो हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बता दीजिए। बिल्कुल, इंडिया के हर कोने तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, हर शहर तक हम लोग जाना चाहते हैं।
हमारी वेबसाइट के थ्रू है, हम लोगों ने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके या फिर वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म फिल करके आप फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम रीच करेगी जहां हमें लगता है कि हम लोग एकदम ऐसे नहीं कि एकदम से सारे आउटलेट्स खोल रहे हैं। बिल्कुल। जोन वाइज हमने डिसाइड किया हुआ है कि अभी हम जैसे यूपी और बिहार के जोन को कर रहे हैं, तो उन स्टेट में हम बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, ओके। राजस्थान को कर रहे हैं, ऐसे ही साउथ की कुछ सिटीज़ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो थ्रू वेबसाइट है, थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं हमारे, उनके थ्रू रीच करते हैं। हमारी टीम को लगता है सुटेबल कि हम लोग वहाँ तक रीच करें और आउटलेट्स को ओपन करें, तो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आपने देख ही लिया है कि अगर आपको पिज़्ज़ा गैलेरिया की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है और कैसे इनसे कांटेक्ट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनकी वेबसाइट मेंशन कर दूंगी। आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, इनकी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट भी कर लेगी। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे किसी और फाउंडर की जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।